बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं। हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ, इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे इसमें। अपरदनात्मक स्थल रूप। पहला है यू आकार की घाटी। हमने क्लास में भी आपको बताया यू आकार की घाटी किस प्रकार निर्मित होती है। आज हम इसको देखेंगे हिमानी के रूप में। यू आकार की घाटी, हिमानीकृत घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की होती है। हिमानीकृत घाटी यानी बर्फ से निर्मित। ठीक है, तो कैसी बन जाती है वो घाटी? यू अक्षर के आकार की बन जाती है, इसलिए उसको यू आकार की घाटी कहते हैं। उसके बाद है लटकती घाटी। इसमें चित्र में देख सकते हो आप, यू आकार की घाटी, यू आकार बना हुआ है, वहां पे एरो बना हुआ है देखो, और शेप यू जैसा बन रहा है। उसके बाद है दूसरा हैंगिंग वैली, लटकती घाटी। यू आकार की घाटी के ऊपर लटकती हुई घाटी प्रतीत होती है। यू आकार की घाटी के जस्ट ऊपर देखो आप, इसमें चित्र में जो एरो से दर्शाया हुआ है वो है लटकती घाटी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे घाटी उस पर लटक रही हो। सर्क या हिमगवर, यह आराम कुर्सी से मिलती जुलती आकृति। आराम कुर्सी से मतलब ऐसी कुर्सी जिसमें हम पीछे टेका लगा के बैठ जाए, और ये कुर्सी से मिलती जुलती है, यानी कि उसका शेप ऐसा होता है कि जैसे तो आराम कुर्सी हो। ये हिमपूर्ण गर्त होते हैं, अतः इन्हें हिमगर्त या हिमगदर भी कहते हैं। ये चित्र में जैसा हम देख सकते हैं, ये चित्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कुर्सी हो और उस पे आराम से बैठा गया हो। तो ये आराम कुर्सी जैसे आकृति यहाँ पे हिम के द्वारा बनी हुई है। इसके बाद है टॉर्न। सर्ग रूपी बेसिन में जल भरने पर एक लघु झील का निर्माण होता है जिसे टॉर्न कहते हैं। सर्क क्या था? अभी देखो आप इसमें, सर्क या हिमगदर। सर्क थी आराम कुर्सी, और उसी आराम कुर्सी कुर्सी रूपी बेसिन में जल भरने पर झील का निर्माण हो जाता है। उसी शेप में यदि पानी भर जाए तो एक छोटी सी झील बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्न। अरेत या तीक्ष्ण कटक, किसी पहाड़ी के दोनों पार्श्वों पर सर्क उत्पन्न होते हैं। कि किस तरह की? पहाड़ी के दोनों पार्श्वों पर, दोनों किनारों पर, यानी कि सर्क उत्पन्न हो जाते हैं, और विकसित होते हुए ये सर्क परस्पर निकट आ जाते हैं। तब उनके मध्य का भाग नुकीला होने लगता है। इसे अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। ये देखो जैसा चित्र में दिखाया गया है, सर्क है, दो दो सर्क है, और ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो उनके मध्य का भाग नुकीला हो जाता है। नुकीला भाग आप दे सकते हो, इसमें गिरीश रंग लिखा हुआ है, वहां पे नुकीला भाग है। और अरेत बना हुआ है यहाँ पे, अरेत या तीक्ष्ण कटक। डायग्राम में देखो, किसी पहाड़ी के दोनों पार्श्वों पर सर्क उत्पन्न होते हैं। सर्क मैंने एरो के चिन्ह के माध्यम से लिखा हुआ है कि सर्क किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, और विकसित होते हुए सर्क परस्पर निकट आते हैं। जब जैसे ये सर्क और बड़े होते चले जाएंगे, वैसे ही एक दूसरे के उतने ही नजदीक आ जाएंगे। तब उनके मध्य का भाग नुकीला होने लगता है। तो नुकीला भाग जो है, तो इसे अरेत कहते हैं। नुकीला भाग जो एक लाइन के द्वारा इसमें बनाया गया है वो नुकीला भाग है, और वो उसको ही अरेत या तीक्ष्ण कटक हम कहेंगे। इसके बाद है गिरीशंग। किसी पहाड़ी के पार्श्व पर कई सर्क बन जाते हैं। निरंतर अपघर्षण द्वारा ये क्रमशः पीछे हटते जाते हैं। तब उनके परस्पर मिलने से पिरामिड के आकार की नुकीली चोटी बनती है, जिसे गिरीशंग कहते हैं। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं हम, एक पिरामिड के आकार की आकृति बन गई है, और उसको हम बोल रहे हैं गिरीशंग। उसके बाद है कॉल। जब पहाड़ी के दोनों ओर विकसित सर्क इस प्रकार मिल जाते हैं, जब दोनों सर्क आपस में मिल गए, तब मध्य की दीवार टूटने से टीले के आर पार मार्ग खुल जाते हैं। जब दोनों सर्क मिल जाएंगे तो बीच की जो दीवार होगी वो टूट जाएगी। इसे हिमानी दर्रा या कॉल कहते हैं। अगला है नूनाटक। ये विस्तृत हिम क्षेत्रों में उभरे हुए टीले हैं जो द्वीप के समान लगते हैं। शंख या पुच्छ, हिमानी के प्रवाह मार्ग में स्थित ज्वालामुखी प्लग या अन्य कोई शिला के सम्मुख ढाल पर
हिम की घर्षण क्रिया से ऊबड़-खाबड़ ढाल बन जाती है, इसे शंग कहते हैं। और रिमिक ढाल पर हिम सरलता से उतर जाता है या मंद व समढाल उत्पन्न होता है, इसे पुच्छ कहते हैं। या चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं शंग कहाँ पर है, ऊपर की ओर, और जो नीचे फैलाव फैलाव के द्वारा नीचे की ओर निकल रहा है भाग, उसको जो पुच्छ जैसी आकृति बन गई है, जिसे तो शंग की और पुच्छ की आकृति हो। और यहाँ पे जो शंग किसकी वजह से बना है, तो प्रतिरोधी शेल द्वारा बाधा उत्पन्न होने से। ठीक है। और कम प्रतिरोधी वाली शेल निर्मित हो रही है, वहां पे हम पुच्छ बना हुआ है। दोबारा से देखते हैं इसे। शंग और पुच्छ को हिमानी के प्रवाह मार्ग में स्थित ज्वालामुखी प्लग या अन्य कोई शिला के सम्मुख ढाल पर हिम की घर्षण क्रिया से ऊबड़ खाबड़ ढाल बन जाता है, इसे शंग कहते हैं। चित्र में देखो आप, शंग किसके द्वारा बना है, ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जो ऊबड़ खाबड़ ढाल बना उसे शंग कहते हैं। और विमुख ढाल यानी कि उसके विपरीत, उसके पीछे या उसके विपरीत ढाल पर एक सरलता से वो उतरता हुआ चला जाता है, तो वो ढाल मंद हो जाता है, तो उसी मंद ढाल को हम क्या कहते हैं, पुच्छ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है मेष शिला या भेड़ पीटिका। हिमालय के प्रवाह मार्ग में स्थित आधारशिलाओं में उभरे टीले स्थित होते हैं, तब सम्मुख ढाल अपघर्षण क्रिया से चिकना व सपाट ढाल उत्पन्न होता है, किंतु विमुख ढाल पर अपघटन की क्रिया से उबड़ खाबड़ ढाल उत्पन्न होता है। यह आकृति दूर से भेड़ की पीठ जैसी लगती है। इसमें देख सकते हैं हम चित्र में, हिमानी के प्रवाह मार्ग में स्थित आधारशिलाओं में उभरे टीले। देखो आधारशिलाओं में उभरे टीले हैं, ये वक्त होता है, तब सम्मुख ढाल अपघर्षण क्रिया से चिकना व सपाट ढाल उत्पन्न हो जाता है। तो देखो जिस जगह पे हिम का प्रवाह की दिशा बताई हुई है कि कौन सी दिशा से हिम आ रहा है और उसकी वजह से अपघर्षण हो रहा है, यहाँ पे अपघर्षण क्रिया से कैसा हो गया, वो चिकना और सपाट बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हिम का प्रवाह हो रहा है, देखो हिम के प्रवाह की दिशा बताई गई है और किसी चट्टान के उस पे इसका अपघर्षण हो रहा है, तो वो ढाल कैसा हो गया, चिकना व सपाट बन गया। किंतु विमुख ढाल यानी कि उस ढाल के विपरीत वाला ढाल, दूसरे मुख वाला ढाल है ना, उस पर अपघटन की क्रिया से उबड़ खाबड़ ढाल उत्पन्न होता है। उस पे क्या होती है, अपघटन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, उबड़ खाबड़ ढाल उत्पन्न होता है। और यह आकृति दूर से भेड़ की पीठ जैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे भेड़ की पीठ हो। चित्र में स्पष्ट है, हिम प्रवाह की दिशा देखिए, फिर अपघर्षण हो रहा है इस पे, तो एक चिकना सपाट ढाल बन रहा है, और उसके विपरीत यानी कि उसके पीछे या विमुख ढाल पर उबड़ खाबड़ जैसी आकृति बनी हुई है। ठीक है। अगला है हिमपात्र एवं सोपान, ग्लेशियल ट्रॉक्स एंड स्टेप्स। ये विशाल हिमपात्र नदी घाटी में हिमानी अपर्दन से बनते हैं। पर्वतीय ढाल पर अनेक सोपान बन जाते हैं, जिन्हें दैत्याकार सोपान कहते हैं। ये विशाल हिमपात्र नदी घाटी में, है ना, देखो जैसे चित्र में दिखाया गया है कि विशाल हिमपात्र नदी घाटी में हिमानी अपर्दन से बनते हैं। किसके द्वारा बन रहे, हिमानी के अपर्दन से। ठीक है। और पर्वतीय ढाल पर अनेक सोपान बन जाते हैं, सोपान मतलब सीढ़ियां बन जाती है, जिन्हें दैत्याकार सोपान कहते हैं। और भ्रंश कगार के निकट निर्मित गर्तों में जल भरने से छोटी छोटी झीलें बन जाती, जिसे पेटरनॉस्टर झील कहते हैं। जैसा कि चित्र में एकदम स्पष्ट है, यहाँ झीलें भी दिखाई गई है और भ्रंश कगार कौन से है वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और दैत्याकार सोपान बन जाते हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये विशाल हिमपात्र है, नदी घाटी में हिमानी अपर्दन से बनते हैं। जब हिमानी का ही भाग पढ़ रहे हैं हम, तो हिमानी के अपर्दन से क्या बन रहा है, ये सोपान बन रहे। पर्वतीय ढाल पर अनेक सोपान बन जाते हैं और उन्हें दैत्याकार सोपान कहते हैं। अनेक ढाल बन गए तो वो दैत्याकार सोपान हो गए, और जो इनके बीच में झील बन गई वो पेटरनॉस्टर झील कहलाई। ठीक है, चित्र में आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज स्पष्ट समझ में आ रही है। इसके बाद है फियोर्ड। ये निमग्न हिमानीकृत घाटियां हैं, निक्षेपात्मक स्थलमूल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जैसे हिमोर। पहला है हिमोर, निक्षेप यानी कि
जमा से, किसके जमा से कि हिम के जमा होने से कौन सी स्थलाकृतियां बन रही है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं, हिमानी के द्वारा निक्षेपित पदार्थ हिमवणों के रूप में पाए जाते हैं। हिमानी के द्वारा जो पदार्थ निक्षेपित किए जाते हैं यानी कि जमा किए जाते हैं, वो उनका क्या नाम दे रखा है, हिमोड़। पार्श जो किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है पार्श्विक हिमोड़, लेटरल मेराइन्स। हिमानी अपने पदार्थ का परिवहन मुख्यतः पार्श्व के सहारे करती है। ये निक्षेप पतले कटक के रूप में पाए जाते हैं। हिमानी अपने पदार्थ का परिवहन मुख्यतः पार्श्व के सहारे करती है। कैसे करती है? पार्श्व के सहारे। ये पतले निक्षेप पतले कटक के रूप में पाए जाते हैं। पार्श्विक हिमोड़ का चित्र हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्र बना हुआ है। तो देखो आप, पतले कटक के सहारे हैं और इनको हम पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। दूसरे नंबर पे मध्यस्थ हिमोड़, मेडियल मोराइन। दो हिमानियों के संगम पर अनेक पार्श्विक हिमोड़ परस्पर मिलकर मध्यस्थ हिमोड़ की रचना करते हैं। दो हिमानियों के संगम पर, ठीक है। तो दो हिमानियों का संगम हो रहा है, तो जहाँ पर भी इस तरह का संगम होता है, वहीं पर ही एक मध्यवर्ती हिमोड़ बन जाता है। देखो आप, पार्श्विक हिमोड़ और आपस में मिलके क्या बन रहे हैं, वहां पे दो हिमानियां मिल रही है, तो मध्यवर्ती हिमोड़ बन रहा है। उसके बाद है तलवर्ती हिमोड़, ग्राउंड मराइन। हिमानी के तल में निक्षेपित पदार्थों से इन हिमोड़ों की रचना होती है। हिमानी के तल में, चित्र में देखो, तलवर्ती हिमोड़ कहाँ है, नीचे नीचे की ओर तल में। यहाँ निक्षेपित पदार्थ आ जाता है, जिससे इस हिमोड़ की रचना होती है। और अगला है लास्ट में अंतिम हिमोड़। हिमानी का अंतिम या अग्रभाग पिघलने पर उसके आगे बढ़ना रुक जाता है। इससे क्या होता है कि हिमानी का अंतिम या अग्रभाग पिघलने पर उसका आगे बढ़ना रुक जाएगा और उसके साथ प्रवाहित पदार्थ इस स्थान पर निक्षेपित हो जाएगा, और जो उसके साथ पदार्थ जो प्रवाहित होके आ गया है, बह के आ गया है, वो वहीं पर ही जमा हो जाएगा, जिससे अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है। इसके बाद है ड्रमलिन। ये आकृति गोलाश मृत्तिका द्वारा निर्मित छोटे टीले के रूप में होती है। इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे कि अंडों की टोकरी हो। देखो ध्यान से इसमें, ये एक टोकरी में जैसे कि अंडे रखे हुए हैं, गोलाश मृत्तिका है ये, और छोटे टीलों के रूप में होती है, और ऐसा लगता है जैसा कि अंडों की टोकरी हो, तो उसको बोलते हैं हम ड्रमलिन। उसके बाद है मृतकटक या एस्कर। ये लंबे संकरे और सर्पिल आकार वाले लहरदार तीव्र ढालयुक्त कटक हैं। देखो इसकी आकृति, मृतकटक या एस्कर की आकृति जो बनाई हुई है चित्र में, ऐसा लग रहा है कि लंबे संकरे तथा सर्पिल आकार वाले लहरदार तीव्र ढालयुक्त कटक है। इनका ढाल तीव्र है और ये सर्पिल आकार के हैं। ठीक है। उसके बाद है केम। हिमानी के अग्रभाग में रेत व बजरी से निर्मित तीव्र ढाल युक्त टीले केम कहलाते हैं। हिमानी के अग्रभाग में, अग्रभाग यानी कि आगे की ओर में, रेत व बजरी से निर्मित तीव्र ढाल युक्त टीले, जो रेत और बजरी से जो टीले बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, केम। उसके बाद है केटल। केम के विपरीत केटल गर्त होते हैं। बड़े हिमखंडों के पिघलने से इनकी रचना होती है। केटल, जैसे केटल हम वो ले लेते हैं, केटली से ले लेते हैं, लेकिन केम के विपरीत केटल गर्त बड़े होते हैं और बड़े हिमखंडों के पिघलने से इनकी रचना होती है। जब बहुत बड़े बड़े हिमखंड पिघलते हैं, बर्फ के खंड पिघलने की क्रिया शुरू होती है, तो उनसे केटल का निर्माण होता है। हिमानी घोत मैदान, ग्लेशियल आउटपाश। हिमानी के अग्रभाग में पिघली हुई हिम का जल नदी के रूप में बनने लगता है। हिमानी के अग्रभाग में, यानी कि बर्फ की जो भाग है उसके अग्रभाग में आगे की ओर पिघली हुई हिम का जल, किसका जल, हिम का जल, यानी बर्फ के पिघलने से नदी के रूप में बहने लगता है। तो जो बर्फ पिघल गया वो किस रूप में बह रहा है, नदी के रूप में बह रहा है। अधिकांश जल अंतिम हिमोड़ के पीछे एकत्रित हो जाता है।
अधिकांश जल कहाँ हो जाता है, हमने आपको बताया था अभी हिमोड़। उसमें देखना कि अधिकांश जल कहाँ निर्मित हो रहा है, अंतिम हिमोड़ के पीछे एकत्रित हो जाता है। इसके आगे जल अनिश्चित रूप से फैल जाता है, तब अंतिम हिमोड़ का अंतिम हिमोड़ का पदार्थ यत्र तत्र फैलकर निक्षेपित हो जाता है। इसके आगे क्या होता है, जल अनिश्चित रूप से फैल जाता है। अनिश्चित यानी कहीं पर भी बिखर जाता है और पानी फैल जाता है। तब अंतिम ही मोड़ का पदार्थ यत्र तत्र फैलकर निक्षेपित हो जाता है। जब जल इधर उधर फैलेगा तो उसके साथ जो पदार्थ आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर निक्षेपित हो जाता है, यानी कि वो जम जाता है, और इसे हिमानीकोट मैदान कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।